हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी? आई होप बहुत ही अच्छे हैं। तो आप सभी को फिर से वेलकम करती हूँ मैं इकोनॉमिक्स इन इजी वे में। तो इकोनॉमिक्स इन इजी वे में आपको पता ही है क्या चल रहा है। डेली 10 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चल रही है। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो प्लीज़ उस सीरीज़ को देख लीजिए। इसका मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चन हैं। मैं आपको अश्योरेंस देती हूँ आपके एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा कौन सा डे? आज हमारा डे है 12, यानी कि इससे पहले हम 11 डेज कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 110 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। आज के क्वेश्चन हमारे कौन से उससे है? मैक्रो इकोनॉमिक्स से। फर्स्ट क्वेश्चन, कंजप्शन फंक्शन अज्यूम दैट कंजप्शन चेंजेस एट द कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। ये बात सही है, कंजप्शन एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है जब इनकम चेंज होती है। ऑटोनॉमस कंजप्शन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजप्शन टू टोटल इनकम। नहीं, ऑटोनॉमस कंजप्शन नहीं होता। अगर इधर पे एपीसी लिखा होता तो ये बिल्कुल सही लाइन थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्लोज्ड इकोनॉमी जिसमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं है, कौन सा करेक्ट होगा? भाई जब क्लोज्ड इकोनॉमी होगी तो क्या चीज़ नहीं होगी? हमारा कुछ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट नहीं होगा। और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? जीडीपी के इक्वल होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। इनमें से कौन सा है जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है? तो देखो भाई, एपीएस एमपीएस इनकी तो नहीं हो सकती, ठीक है, कि हम इनकम से ज़्यादा तो सेव नहीं कर सकते। क्या एमपीसी और एपीसी? तो हम एपीसी को कह सकते हैं कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। As per the Reserve Bank of India press reported date 29 December 22, net external commercial borrowing to India recorded an outflow of US $0.4 billion in the second quarter। इतना आउटफ्लो हुआ यानी कि लोगों ने यहाँ से पैसा निकाल लिया, हम ये कह सकते हैं। ये कौन सी ट्रांजेक्शन में आएगा? तो कॉमर्शियल बोरोइंग है। तो कॉमर्शियल बोरोइंग किस में आएगी? आपके कैपिटल में आती है, बिल्कुल सही बात है। अब नेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, सॉरी कॉमर्शियल बोरोइंग आउटफ्लो हुआ यानी कि हमने वापस पैसे दे दिए, तो किस में आएंगे? पैसे दिए हैं तो पैसे देते हैं तो किस में आते हैं? आपके कौन से अकाउंट में आते हैं? हमारे डेबिट में आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द मनी। भी हम जिसमें वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस को एक मॉनेटरी यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कौन सा फंक्शन दर्श दिखाता है ये? तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो नहीं दिखाता, स्टोर ऑफ वैल्यू भी नहीं दिखाता, ये कौन सा दिखाता है? यूनिट ऑफ अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 6, हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है। ये टेबल हमें क्या दिखा रहा है? जो हम मनी क्रिएशन करता है बैंक। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि हमारा CRR यानी कि लीगल रिजर्व रेशियो कितना है। तो 1/20 है। तो सबसे पहले हम हमेशा क्या करना चाहिए? मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालो। 20% है, इंटू में 100, 25 सा, यानी कि मल्टीप्लायर कितना आ गया? 5। यानी कि जितना भी इनिशियल डिपॉजिट होगा 5 गुना 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा हमारा डिपॉजिट। तो फर्स्ट हमारा कितना है? इनिशियल डिपॉजिट कितना है? 1000। तो लास्ट में कितना होगा? तो यहाँ पे तो हमारा क्या आएगा? 5000 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो सेकेंड ऑप्शन तो हमारा 5000 हो गया, ठीक है। अब जरा ये देखो 800। तो 800 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आएगा यहाँ पे? कौन सा क्या इतना आएगा? 4000, ठीक है। सेम इसको भी आप कर सकते हो 20 × 5। यहाँ पे कितना आएगा? 1000। और ये तो बहुत ईजी है, इसको इसमें से माइनस कर दो। ये पता है ना आपको? 800 रुपीज़ क्रिएट हो गया। अब फिर से बैंक क्या करेगा? 160 रुपीज़ एज ए रिजर्व रखेगा, और जो बाकी बच गया पैसे को क्या करेगा? अपने पास दूसरे किसी पर्सन को क्या कर देगा? लोन में दे देगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही दिख रहा है भाई? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? हमें अगर ऑप्शन दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही दिख रहा है। 5000, 4000, 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट आंसर है। Question number 7. Graphically, aggregate demand function can be obtained by vertically adding the dash and dash. Aggregate demand हमें किस किस को ऐड करने से मिलता है? तो AD इज इक्वल टू, याद ही कर लो, C प्लस I, तो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। इनमें से कौन सा है जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज को इफेक्ट करेगा? तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड यानी कि हम डिमांड कर रहे हैं तो इंपोर्ट करने के लिए करेंगे, बिल्कुल सही बात है।
परचेज ऑफ एसेट्स करने के लिए करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो गया? डी सही हो गया, फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ क्या कह रहा है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम है और हमें क्या निकालना है? हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालनी। तो इक्विलिब्रियम है तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ हमारी सेविंग किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट के बराबर है, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम बोला है। तो सेविंग कितनी है? 60 प्लस 0.1 वाई 0.1 वाई, आई कितना है हमारा? 4000। ठीक है, अब क्या होगा? इस वैल्यू को इधर ले जाओ, 0.1 वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर जाएगा ये 4000 प्लस इधर पे कितना हो जाएगा? माइनस का 60 हो जाएगा। तो ये ऊपर थोड़ा देखते हैं, 4000 है तो 4000 में इसको क्या लिख सकते हो? 60, 0.1 है, ये वैल्यू इधर आएगी, 1 पॉइंट को हम ऊपर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 40600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट के कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। आपको बताना है कि ये किस में आएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट किस में आएगा? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और उसका दूसरा पार्ट क्या होता है? उसका दूसरा पार्ट होता है हमारा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।